Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 3.2 Vector Analysis written by Dr. Munawar Hussain. हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे. क्वेश्चन नंबर 27 इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे. इसके 3 पार्ट्स हैं. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. क्वेश्चन है शो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर फंक्शन f ऑफ ए स्केलर वेरिएबल t. यानी ये हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन है f ऑफ t, कोई इस तरह का होगा शायद 2 स्क्वायर i प्लस 3tj प्लस 7tk, इस तरह का कोई वेक्टर है हमारे पास. शो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर फंक्शन f. ये वेक्टर फंक्शन f है ऑफ ए स्केलर वेरिएबल t. यानी t की जगह पर आप स्केलर वैल्यू रखते जाएं तो आपको इधर से मुख्तलिफ वेक्टर जो है वो मिलते जाएंगे. इस तरह का ये कोई वेक्टर है. हमें ये साबित करना है टू बी कांस्टेंट इज df बाई dt इज इक्वल टू 0. ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यानी इफ एंड ओनली इफ के साथ हमने इसको साबित करना है. पहले हम इसको ट्रू मान लेंगे और ये साबित कर देंगे कि ये होल्ड करता है. फिर हम इसको लेंगे df बाई dt को 0 रखेंगे और साबित करेंगे कि ये कांस्टेंट है. तो पहले हम इसकी नेसेसरी कंडीशन लेते हैं. नेसेसरी कंडीशन में क्या करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, सीधा चलते हैं. टू बी कांस्टेंट, हम इसको कांस्टेंट लेंगे यानी इस वेक्टर फंक्शन f को हम कांस्टेंट लेंगे और साबित करेंगे कि df बाई dt 0 है. तो फर्ज करते हैं लेट f ऑफ t लिख लें या f लिख लें. f इज ए कांस्टेंट वेक्टर. तो हमने ये सपोज किया इज ए कांस्टेंट वेक्टर और हम साबित कर देंगे, हमने कांस्टेंट इसको माना है वेक्टर को f को, और df बाई dt जो है वो हम साबित कर देंगे कि 0 है. अब हमने ये माना है कि f एक कांस्टेंट वेक्टर है. अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इसको यूं लिखा जा सकता है f वेक्टर जो है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है. हमें ये साबित करना है कि इसका डिफरेंशियल जो है वो 0 है. यानी इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो ये इक्वल है 0 के. इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू t, डी वो डी टी एफ. उधर कांस्टेंट को भी डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी कांस्टेंट उधर होगा विद रिस्पेक्ट टू टी. इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये बनेगा हमारे पास डी एफ बाई डी टी. और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो तो वैसे ही 0 होता है, हमें पता है. तो ये चीज साबित होगी. एक चीज तो ये है कि हमने इस वेक्टर एफ को कांस्टेंट माना, इस वेक्टर एफ को कांस्टेंट माना तो उसका डिफरेंशियल जो है वो 0 के इक्वल है. अब हम लेंगे इसकी सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशन में रिवर्स चलते हैं. अब हम इसको मानेंगे कि df बाई dt 0 है और साबित करेंगे कि f एक कांस्टेंट वेक्टर है. लेट df बाई dt, अब हमने इसको माना df बाई dt जो है वो 0 के इक्वल है. तो df इसकी डिफरेंशियल खत्म करें, dt को उधर लेंगे 0 इंटू dt. तो ये आपके पास आ गया df इज इक्वल टू 0 टू dt. तो डिफरेंशियल खत्म करने हैं, हमने इसको कांस्टेंट साबित करना है, d खत्म करना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेट कर लें इसे तो ये आपके पास आ जाएगा df का इंटीग्रल, वेक्टर df का इंटीग्रल, और उधर आपके पास आ जाएगा 0 का इंटीग्रल. अब डिफरेंशियल और ये तो आपस में कट जाते हैं, दोनों एक दूसरे को उलट होते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन. बाकी आपके पास बचा वेक्टर f और ये आपके पास बचा 0 और इनटू ये आपके पास 0 के इक्वल ही आ जाएगा. ये सम कांस्टेंट आ गया, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल ये आएगा. तो हमने पहले इसको वेक्टर f को कांस्टेंट माना तो हमने साबित किया कि df बाई dt 0 है. फिर हमने df बाई dt को 0 माना और साबित किया कि f जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है. ये इसका फर्स्ट प्रूफ था. इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट. शो दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन f ऑफ ए स्केलर वेरिएबल t to have a constant magnitude is f dot df by dt is equal to 0. अब हमने ये साबित करना है. वही वेक्टर फंक्शन है हमारे पास f of t. तो कहता है इसको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के साथ साबित करो. नेसेसरी कंडीशन हम लेंगे पहले इसकी, यानी इसका पहला हिस्सा हम सही मानेंगे और इस ये साबित करेंगे कि f dot df by dt 0 है. कहता है f जो है वो हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. वेक्टर f की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है. तो लेट पहले इसे को हम सही मानेंगे. लेट वेक्टर f
हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है एफ की वो कांस्टेंट है। तो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, एफ वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड किसी कांस्टेंट के इक्वल है। ये चीज बनी। फिर हमें ये साबित करना है कि एफ डॉट डी एफ बाई डी टी जो है वो जीरो है। अगर हम इसको दोनों तरफ स्केयर करें तो फिर इसको यूं लिखा जा सकता है, उधर कांस्टेंट का स्केयर आ जाएगा, जो भी उधर कांस्टेंट होगा। अब हमें पता है कि कोई वेक्टर हो हमारे पास और उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर हो, तो उसको दरअसल लिखा जा सकता है ए डॉट ए। इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट एफ, एफ डॉट एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्केयर क्या होगा, एक कांस्टेंट ही आ जाएगा। ये चीज आ गई। हमें ये चीज लानी है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशियल ऑपरेट कर दें। तो प्रोडक्ट फार्मूला लगा दें, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, फिर प्लस फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड एज इट इज, और इधर इसका डिफरेंशियल भी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, कांस्टेंट का डिफरेंशियल ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। अब एफ डॉट डी एफ बाई डी टी और एफ डॉट डी एफ बाई डी टी, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, जैसे इनको ऐड किया जा सकता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2f डॉट डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, 2 को उधर ले जाके डिवाइड करा दें, तो आपके पास आ गया एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, और यही हमें साबित करना था। अब इसके दूसरे हिस्से में हम इसको ट्रू मानेंगे सफिशिएंट कंडीशन में, और साबित करेंगे कि एफ की मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। इसके बाद इसकी सफिशिएंट कंडीशन, अब हमने इसको ट्रू माना, सफिशिएंट कंडीशन लेट एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, और हम साबित करेंगे कि एफ की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, जिन्हें हम ये चीज इसमें साबित करेंगे, वेक्टर एफ की जो मैग्नीट्यूड है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो सेपरेट करें इसको, एफ डी एफ बाई डी टी, एफ डी एफ, एफ डी एफ, डी टी को उठा के उधर ले गए, जीरो इंटू डी टी हो गया। तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करना है, डिफरेंशियल खत्म करने हैं, डिफरेंशियल खत्म करने हैं तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एफ डी एफ और उधर भी इंटीग्रल कर लिया इसलिए, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटीग्रल इसका डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जीरो प्लस सम कांस्टेंट, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस कांस्टेंट, तो ये आएगा आपके पास एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी किसी कांस्टेंट के इक्वल ही आएगा। ये जीरो में कोई कांस्टेंट प्लस करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, जब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी एक कांस्टेंट ही रहेगा। इसको अंडर रूट कर लें दोनों तरफ, तो कांस्टेंट का अंडर रूट भी कोई नया कांस्टेंट आ जाएगा, यही आपने साबित करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका थर्ड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड पार्ट, show the necessary and sufficient condition for the vector f of a scalar variable t to have constant direction is f cross df by dt is equal to 0। अब कहता है कि साबित करें कि इस वेक्टर फंक्शन f की हैव ए कांस्टेंट डायरेक्शन, इसकी अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो फिर f क्रॉस df by dt जो है वो जीरो के इक्वल होगा। तो हमने इसकी कांस्टेंट डायरेक्शन लेनी है, लेट r इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ f, तो हमने एक यूनिट वेक्टर r लिया जो कि इसकी डायरेक्शन में है, एफ की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आर ले लिया, तो उसने कहा है कि इसको कांस्टेंट ले, तो हमने इसको कांस्टेंट लिया, आर यूनिट वेक्टर को कांस्टेंट ले लिया। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो इधर आ जाएगा डी आर बाई डी टी, उधर डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो भी जीरो आ जाएगा। इसको हमने नंबर 1 का नाम दे लिया। अब आर यूनिट वेक्टर जो है इन डायरेक्शन ऑफ एफ है, तो इसको लिखा जा सकता है वो वेक्टर जिसकी वो डायरेक्शन में है, वेक्टर एफ बटा उसकी मैग्नीट्यूड, ये चीज बनती है। फिर तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आर यूनिट वेक्टर। इसको नंबर 2 का नाम दे लें, इनकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट हमें ये चीज लेके आनी है, डी एफ बाई डी टी लेके आना है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दें, विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आपके पास बन जाएगा डी एफ बाई डी टी, और इधर आपके पास आ जाएगा डी एफ बाई डी टी इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस, फिर हमने
एफ को छोड़ा और ए को छोड़ा, ए का डिफरेंशियल ले लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमने इधर एफ का डिफरेंशियल लिया था, इधर अब आर का डिफरेंशियल ले लिया, तो फिर हमारे पास ये चीज बन जाएगी। इसको नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है, आर यूनिट वेक्टर लिया है एफ की डायरेक्शन में, और वो कह रहा है कि ये कांस्टेंट डायरेक्शन है, कांस्टेंट डायरेक्शन है तो आर यूनिट वेक्टर 0 के इक्वल होगा, आर यूनिट वेक्टर 0 के इक्वल होगा, और अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो विद रिस्पेक्ट टू टी तो 0 आएगा। फिर हमें पता है कि वेक्टर आर जो है एफ की डायरेक्शन में है, तो आर यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है वो वेक्टर जिसकी वो डायरेक्शन में है डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एफ इज इक्वल टू एफ आर यूनिट वेक्टर आ गया, इसको हमने नंबर 2 का नाम दे लिया। हमें ये चीज साबित करनी है, ये लेके आना है हमने। तो इसमें डी एफ बाई डी टी है, डिफरेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स पर। अब अगर हमने साबित करना है कि एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी जो है वो 0 है, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी 0 है, डी एफ बाई डी टी हम ये निकाल चुके हैं, और आर जो है वो भी हमने निकाला, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट कर लें 2 का और 3 का, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, तो आपके पास आ जाएगा एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, लेफ्ट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और राइट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। ये रिजल्ट लाने के लिए हमने 2 और 3 को क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, ये बन जाएगा हमारे पास एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, और उधर जब इसको करेंगे एफ आर यूनिट वेक्टर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, एफ आर ये वाला उसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड, क्रॉस डी एफ बाई डी टी, डी एफ बाई डी टी इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस एफ इंटू डी आर बाई डी टी। लेफ्ट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया और राइट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, हमारे पास एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्रॉस हो रहा है इन दोनों के साथ, तो इसको लिख सकते हैं एफ ये वाला एफ, और ये आपके पास आर क्रॉस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एफ बाई डी टी, डी एफ बाई डी टी, और आर का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया आर के साथ, आर का क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ। इसी तरह से इसको जब इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा आर, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये चीज बन गई फिर। अब ये आर क्रॉस आर है, एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो 0 के इक्वल होता है, ये सारा 0 के इक्वल होगा, ये सारा खत्म हो जाएगा, बाकी रहेगा हमारे पास एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो सारा खत्म हो गया, 0 हो गया, बाकी रहेगा हमारे पास एफ स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर ये वाला क्रॉस डी आर बाई डी टी, इसको नंबर 4 का नाम दे लिया। अब ये हुआ हमारे पास एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी, डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये बना हमारे पास एफ स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर और डी आर बाई डी टी, यहाँ से देखें इसको डी आर बाई डी टी हमने 0 निकाला हुआ है, इसकी जगह पर आ गया 0 इंटू 0, तो ये सारा इक्वल 0 हो गया, रह गया आपके पास एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू 0, और यही चीज आपने साबित करनी थी, लेके आनी थी। ये हमने इसकी नेसेसरी कंडीशन की है, अभी सफिशिएंट कंडीशन करेंगे इसको, अब इसको हम मानेंगे और साबित करेंगे कि इसकी डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो इसके बाद हम करते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन। हमने इसकी नेसेसरी कंडीशन प्रूव करनी है, तो एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी को 0 मानेंगे, सपोज किया कि एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी 0 के इक्वल है, अगर और साबित करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी अगर 0 के इक्वल है तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी है, तो इसको उठा के यहाँ पर लगा दें, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो ये 0 के इक्वल हुआ, उधर आया एफ स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये चीज, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी को 0 माना, तो इक्वेशन 4 में इसको पुट कर दिया, इक्वेशन 4 में इसको 0 पुट किया, तो ये वाली साइड 0 होगी, बाकी बचा ये सारा एफ स्क्वायर आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये आ गया एफ स्क्वायर आर
क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0। हमें साबित करना है कि आर यूनिट वेक्टर कांस्टेंट है। अब देखें इसमें एफ स्क्वायर उधर जाके जब डिवाइड होगा 0 के साथ खत्म हो गया, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी ये आ गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई ना कोई 0 है, 0 के इक्वल है। अब आर तो यूनिट वेक्टर है, उसकी तो मैग्नीट्यूड 1 है, वो तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब है फिर ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो फिर ये कंडीशन बन गई डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0। डी टी को उठा के उधर ले गए तो ये होगा 0 डी टी। हमें डिफरेंशियल खत्म करने हैं, हमें उसकी डायरेक्शन को कांस्टेंट साबित करना है, तो डी खत्म करना होगा। तो डी खत्म करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रल ले लिया इधर भी और उधर भी, 0 डी टी और इधर डी आर का डिफरेंशियल ले लिया। अब ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल तो कट के बाकी रह गया आर यूनिट वेक्टर। उधर 0 इंटू सम कांस्टेंट टी आएगा ये वाला, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 0 इंटू टी 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो आर यूनिट वेक्टर जो है वो कांस्टेंट आ गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे।